अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बैगन की सफल खेती, एक कृषक की सफलता की कहानी। अच्छी बढ़वार हेतु ब्रायलर मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको सदमा जिला रांची के प्रगतिशील कृषक से मिलवाया था जो कि बैगन की खेती करके प्रति हेक्टेयर लाखों की आय ले रहे हैं। आज के अंश में हम उनसे जानेंगे कि वो बैगन फसल से इतनी अच्छी आय लेने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपना रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं इस बार खेती जो किए हैं बैंगन का, और बैंगन का खेती किए हैं 1 एकड़ में हमने किए हैं। और सबसे पहले हमने 1 एकड़ के लिए जो बीज खरीदे हैं बेड में, उसका हमने बिचड़ा गिराए। और जो साइज हमने रखे 3 फीट लंबा रखे, 3 फीट हमने उसका चौड़ाई भी रखे, जिससे कि आसानी से वहाँ जो खरपतवार हो या घास हो उसे हम आसानी से निकाल सके। और हमने 8 पैकेट के लिए हमने 4 बेड रखे थे। अच्छी तरह से कंपोस्ट दे के और हमने उसका बिचड़ा किए, जो कि लाइन से हमने बीज को गिराए। इसके बाद हमने खेत की तैयारी की, अच्छी तरह से 4 बार हमने जुताई की। और 4 बार जुताई करने के बाद हमने उसमें 10 गाड़ी जो है गोबर उसमें डाले। 10 ट्रैक्टर हमने गोबर डालने के बाद उसमें DAP पोटास का भी हमने व्यवहार किए। खेत की तैयारी करने के बाद हमने पौधा की रोपाई की। तो पौधा की रोपाई ने हमारे पास लगभग 18,000 8 पैकेट में हमारा पौधा तैयार हुआ। उसमें हमने 1 एकड़ में 15,000 पौधा रोपे। और उसके बाद कुछ जो हमारा कहीं कहीं मर गया, 1-2 दीमक कहीं कहीं काट के, लगभग हमने 1,000 पौधा पुनः हमने उसको रिपेयरिंग किया। जहाँ जहाँ मर गया था वहाँ मैंने पुनः उसको डाल दिया। दूसरी तरफ कुछ जो बच गया, 1000 पौधा हमने अपने गांव के किसानों को दे दिए। बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखे और पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट हमने रखे हैं। उसके साथ साथ हमने उसमें कुछ किट भी बैंगन में बहुत भारी मात्रा में लगता है, इसके लिए हमने एक गार्ड का भी इस्तेमाल किए, जो पीला पीला गार्ड है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो मादा कीट है उसे वहाँ फंस जाता है, और उस गार्ड का हमने व्यवहार किए हैं। हाँ, उसे हम लोग पीला स्टिफ कहते हैं, और वो स्टिफ का हमने व्यवहार किए हैं, जिसे हमको बहुत अच्छा मिला है। दूसरा चीज़ रहा कि हमने बीच बीच में दवा का भी व्यवहार किए हैं। प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन हमने कीटनाशक, फफूंदीनाशक और एक वायरस की दवा
हमने 3 तरह की दवा चलाई है। और जब भी हमने दवा का इस्तेमाल किया, शाम को किया और सुबह को किया। और अगर शाम को जब भी करते हैं तो ज़्यादा कड़ा धूप रहता है तो हमने शाम को करते हैं, और अगर धूप नहीं रहती है और बारिश का मौसम देखते हैं तो हमने मौसम के हिसाब से सुबह भी हम दवा का छिड़काव करते हैं। अभी तक से हमारी जो फसल है बहुत अच्छी है, और हमने 3 महीना तक लगातार हमने तोड़ाई कर चुके हैं। तोड़ाई हमारे प्रत्येक सप्ताह लगभग 20 क्विंटल हमारा फसल निकलता है, उससे ज़्यादा ही निकलता है लेकिन कम नहीं। और हम अभी देख रहे हैं जिस हिसाब से मेरा पौधा है उस हिसाब से लगभग और 2 महीना तक कंटिन्यू हमने तोड़ाई करेंगे। इस तरह से हमने इसकी फसल प्रबंधन से लेकर के अच्छी तरह से तोड़ाई करते हैं, और इसका रख रखाव, साथ ही मैं बाज़ार में इसे ले जाता हूं और बाज़ार में बहुत अच्छी तरह से और सही मूल्य पर हमको अभी बिक भी रही है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छी बढ़वार हेतु ब्रायलर मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मांस के लिए मुर्गियों का पालन बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इनकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन होना बेहद जरूरी होता है। अगर आप भी ब्रायलर का पालन कर रहे हैं तो आप इनकी देखरेख और प्रबंधन कार्य कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सिरसा जिला कटिहार के प्रगतिशील मुर्गी पालक रमेंद्र चौधरी। जाड़े का आगमन होने में अभी विलंब है। बरसात के वजह से फार्मर्स अपने दाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दाने में फंगस आ जाता है, और वो फंगस वाले दाने को आलस्यवश वो अपने मुर्गियों को खिला देते हैं, जिससे अफ्लाटॉक्सिन की शिकायत यदा कदा देखने में आ रही है। तो इस तरह की भूल कोई किसान न करें। अगर वो दाने में फंगस हो तो उसको बिल्कुल ही हटा करके वो ताज़ा आहार या सूखा आहार ही खिलाना चाहिए। मुर्गियों का शरीर गर्मी के वजह से प्रत्याबल झेलता है। मुर्गी के शरीर में खुद की भी ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए अगर बाहर के तापमान में गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा तो उनको उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 10 बजे के बाद अगर दाने के बर्तन को हम ऊंचा कर देते हैं तो उनको आहार नहीं मिलता है, और दिन के पानी में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट अगर दे देते हैं तो ये उनके लिए बहुत मुफीद हो जाता है, और उनको वो फ्री महसूस करती हैं और उनका स्ट्रेस जो है स्ट्रेस दूर हो जाता है। स्ट्रेस अभी ठंड का भी स्ट्रेस होता है, रात में ठंड बढ़ सकती है, बारिश होने पर या हवा चलने पर भी ठंड बढ़ जाती है, तो उसका भी तनाव हो जाता है मुर्गियों के ऊपर। और अगर कड़ी धूप हो जाती है तो उसका भी तनाव हो जाता है मुर्गियों के ऊपर। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट का व्यवहार ज़्यादा करना ज़रूरी है। बरसात के दिनों में ऐसा देखा गया है कि फार्म के भीतर अगर लीटर में नमी रहती है तो मक्खियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। इसी के लिए ज़रूरी है कि लीटर को अत्यंत ही सूखा रखना है, और अगर गीला हो गया हो तो लीटर को बदल देना ज़्यादा मुनासिब हो। मक्खियों के लिए फार्म के आसपास साइथॉन या मैलाथियन का स्प्रे करना फार्मर के लिए ज़्यादा हितकारी होगा, कि अगर वो फार्म के बाहर मैलाथियन का स्प्रे करते हैं तो मक्खियों का प्रकोप बहुत ही कम हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने पर वो स्प्रे मशीन से
पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय में पानी का छिड़काव करें, ताकि वो पानी फिर उस गर्मी के वजह से पानी फिर सूख जाए, आपका लीटर गीला नहीं होने पावे, लीटर में नमी नहीं आने पावे। जो भी किसान बंधु अभी नया बच्चा डालने का या नया चूजा डालने का, डे ओल्ड चिक डालने का की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह मौसम बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि अभी उनको ब्रूडर को गर्म करने में बहुत ज़्यादा अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। और सुबह में अगर ठंड ज़्यादा हो जाए तो उसको सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अभी बच्चों में बढ़वार बहुत अच्छा होता है। और आगे आने वाला समय बिक्री का समय है और ये उनको फ़ायदा दे जाएगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती के साथ साथ अपनाए जाने वाले व्यवसायों में मधुमक्खी पालन भी कम लागत में एक अच्छा विकल्प है और आने वाले आगामी महीनों में इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको इस विषय पर संपूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी है। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। स्थान का चयन। मौनाला के पास 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पति की भरमार हो, ताकि मधुमक्खी को वर्ष भर पराग व मकरंद मिल सके। चयनित स्थान समतल होना चाहिए। चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी, हवा, छाया व धूप होनी चाहिए। मौनाला के पास अनावश्यक पेड़ पौधों व पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। चयनित स्थान चींटी, दीमक व मौन शत्रु से मुक्त होना चाहिए। मौन पालन का उपयुक्त समय। मौन पालन व्यवसाय फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर में आरंभ करना चाहिए। प्रायः शरद ऋतु व बसंत ऋतु में सरसों व अन्य फसलों के अलावा फूलों की भरमार रहती है। मधुमक्खियों को मधुस्राव भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। साथ ही रानी मक्खी अंडे भी काफी संख्या में देती है। अतः इसके पालन हेतु इसका प्रबंधन अभी से शुरू करना चाहिए। मौन पालन हेतु सामग्री। इस व्यवसाय हेतु लकड़ी के बने बक्से, मुंहरक्षक जाली, रानी, हाथों हेतु दस्ताने, धुआंदानी एवं बक्सा और औजारों की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खी पालन जो है, अभी आने वाला समय जो है रबी सीजन है। अब तोरिया की बुआई, सरसों की बुआई होगी और सरसों में अच्छा शहद निकालने के लिए अभी भी जो भी बक्सा है उसको मजबूत करना की जरूरी है। मजबूत करने के लिए क्या करें, अभी ढैचा जहाँ होगा, ढैचा के फूल से उनको रस मिल रहा होगा और उस समय आप जो भी है बक्से में मधुमक्खी को बढ़ाना है। इसके लिए आप अतिरिक्त छत्ता डाल के उसमें आप परिवार को मजबूत करें। दूसरे, अगर पॉलन की कमी हो, पराग की कमी हो, तो पराग परिपूरक आहार जिसमें सोयाबीन का आटा, सत्तू इत्यादि को डालकर उसको भोजन उसके प्रचुर मात्रा में करें, ताकि मधुमक्खी जो है तेजी से काम करे। रानी तेजी से अंडा देगी तो परिवार जो है तेजी से बढ़ेगा। अगर कोई बीमारी वगैरह से भी अगर माइट उट का आक्रमण है तो सल्फर या फॉर्मिक एसिड डालकर उसको आप अभी नियंत्रित कर लें, क्योंकि अगर आप सरसों के समय में आप करना चाहेंगे उसको नियंत्रण, तो आपको क्या होगा, हनी या शहद के उत्पादन पर असर पड़ता है। और अभी अगर आप सारे बक्से को पूरी तरह से अच्छे किए रहेंगे, पूरा क्रियाशील रहेगा, बक्सा मजबूत रहेगा, तो अधिक शहद उत्पादन होगा। इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि बक्से का प्रबंधन। बक्से का प्रबंधन किस मायने में कि बक्से को मजबूत कैसे किया जाए। अब बक्से में अगर आपका 6 फ्रेम है, 7 फ्रेम है, 8 फ्रेम है, तो उसको कम से कम 8 या 9 फ्रेम पर सभी बक्सा रखें, ताकि
सरसों के समय आप सुपर जो है उस पर चढ़ा सकें। इस सुपर को चढ़ाने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 फ्रेम बक्सा जो है ब्रूड चैम्बर में फ्रेम रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपको उस समय सरसों के फूल के समय मधुमक्खी जो है सीट बनाने लगेगी और परिवार बढ़ाने लगेगी, शहद का उत्पादन क्षमता घट जाएगा। जो एनर्जी उसका कार्य क्षमता हमारे शहद उत्पादन के लिए लगना चाहिए वो जो है वो सीट बनाने में लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि बरसात के बाद मधुमक्खी के बक्सों में कुछ अगर कहीं आप टूट फूट देख रहे हो या कहीं हो तो उसका मरम्मत कर लें। अगर कुछ पेंट उट करना है कर लें। सुपर को और ढक्कन को जो है बाहरी उसको मजबूती से रखा करें। अगर आपका बक्सा मजबूत है तो निश्चित रूप से आपका शहद उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। और बरसात के बाद का जो प्रबंधन है, अगर नए मधुमक्खी पालक अभी हैं तो अभी प्रशिक्षण लेके नवंबर माह से आप नए मधुमक्खी बक्सों के साथ आप मधुमक्खी पालन का भी शुरुआत कर सकते हैं। और ये समय है कि आप जो परिवार बचा लिए हैं वो आपको आमदनी देगी, आपको शहद उत्पादन के रूप में आमदनी देंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ है कि बक्सों को आप मजबूत रखें, बीमारी वगैरह का नियंत्रण कर लें। और इस समय आप ढैंचा का फूल का उपयोग कर सकते हैं मधुमक्खी को बढ़ाने के लिए। नवंबर दिसंबर से जनवरी तक के 3 महीने आपको तोरी और सरसों की प्रचुर मात्रा में फूल जो है उपलब्ध रहते हैं। उसमें आप बक्से को रखकर शहद का उत्पादन कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार से कल्पेश मिश्रा जी ने। यह तंबाकू की उन्नतशील किस्मों एवं रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कल्पेश जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खेत की तैयारी में अभी आपको जुताई अब शुरू कर देना होगा। खर पतवार खेतों में ना रहे इसके लिए आप गहरी जुताई कर चुके हैं तो ठीक, नहीं है तो तत्काल करें। और उसके बाद जो लोग FYM यानी जो सड़े गोबर की खाद है खेतों में गिरा चुके हैं वो अभी ही मिला दें, खेतों में मिला दें उसको और जुताई करके छोड़ दें। तो 2 बात ध्यान में रख लीजिए। तंबाकू को लंबे समय तक नाइट्रोजन की उपलब्धता जिस मिट्टी से ज़्यादा मिलती है और जो तंबाकू आगात रोपा जाता है उसमें उतना ही ज़्यादा लचीलापन और उतना ही ज़्यादा निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि दिन का तापमान और रात के तापमान में जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है शुरू के 30 दिनों में उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टोबैको का प्रोडक्शन होता है। नाइट्रोजन का सप्लाई उसको रेगुलर चाहिए, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप गोबर पर और खल्ली पर भरोसा कीजिए, रासायनिक खादों पर मत कीजिए। इसलिए 1 महीना पहले आप रोपाई के 15 से 1 महीना पहले गोबर को अच्छी तरह मिला दें। जो आगात प्रभेद हैं जैसे PT 76, इस PT 76 को आप 15 सितंबर से मान लीजिए 20 सितंबर तक अति आगात माना जाता है, लेकिन 20 से 25 सितंबर के बीच आप लगा देते हैं तो अति उत्तम समय है इसके लिए, क्योंकि यह लंबे समय का फसल है। और इसको 20 सितंबर के आसपास आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छे तंबाकू का प्रोडक्शन होता है। और दूसरे प्रभेद जो हैं कौनिया है, सोना है, बंडिल है, जो गाँव में और भी प्रचलित हैं, उनको आप 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक के बीच में अवश्य लगा दें। अन्यथा आपको जितना लेट करेंगे क्वालिटी प्रोडक्शन में कमी आते चला जाएगा। तीसरी चीज़ स्पेसिंग। तो PT 76 के लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कम से कम आप, अगर हम लोग देहाती भाषा में कहें तो 2 हाथ चौखड़ी जरूर लगाइए। मतलब 100 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर पंक्ति दीजिए और 90 सेंटीमीटर पर पौधे से पौधे की दूरी रखिए। ये तो हुआ आपका स्पेसिंग और आगात रोपाई और इससे पड़ने वाले तंबाकू के क्वालिटी पर प्रभाव हमने आपको बताया। अब ही आपका समय है कि अब बिचड़ा आप उखाड़ करके खेतों में ले जाएंगे, इसलिए अभी आप उन नर्सरी में अच्छे से ध्यान दें, उसमें आप
जो भी वीड वगैरह है, जंगल है, उसको साफ़ सुथरा रखें और थाइनिंग ज़रूर करें। नर्सरी का थाइनिंग ज़रूर करें। थाइनिंग का मतलब है कि बिचड़े का बेड में अगर बहुत घना बिचड़ा उगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके बिल्कुल आप सघनता को कम करें। इससे ये होता है कि जितना धूप उसको मिलता है उसका हार्डनिंग होता है, वो जितना पौधा उसका मजबूत होता है और जब उसका आप रोपाई करते हैं खेतों में ले आके तो मरता कम है। तो इस बात को ध्यान रखने से आपको प्लांट की जब रोपेंगे तो मरेगा कम, लगेगा, पकड़ेगा ज़्यादा। कोई भी अंतः प्रवाही अच्छे कीटनाशक को लेकर के हर एक सप्ताह बिचड़े में छिड़काव करते रहें। इससे आपको कुकड़ी वाली बीमारी न तो नर्सरी में और खेतों में रोपाई होने के बाद ही बहुत हद तक रुका रहेगा। छोटे छोटे बात पर ध्यान दीजिएगा तो आपका बिचड़ा बहुत स्वस्थ और खेतों में रोपाई के बाद यह कम मरेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी प्याज के अधिक उत्पादन देने वाले किस्में और नर्सरी तैयारी। अच्छे उत्पादन हेतु रबी मक्का की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।